प्रिय छात्रों, मैं मनोज जायसवाल, आपके इंडियन पॉलिटी का टीचर, आज इस क्लास में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर चर्चा करने चल रहा हूं। इसे हिंदी में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं और आपने सुना भी होगा। पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अब इस बात को राजनीतिक विचारधारा के रूप में और दार्शनिक विचारधारा के रूप में सबसे पहले अगर हम देखें तो दार्शनिक विचारधाराएं आती हैं। तो दार्शनिक विचारधारा के रूप में अरस्तु ने सबसे पहले एक नोट काइंड ऑफ दिया, मतलब एक सूचना काइंड ऑफ दी, सूचित किया कि राज्य के अंतर्गत सरकार के जो तीनों अंग होते हैं उनमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, किंतु उन्होंने इसको बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बताया। तो पहली बार मॉन्टेस्क्यू नाम के एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने इस पर विशद चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं होगा तो एक समस्या आएगी, शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा। और अगर शक्तियों का संकेंद्रण हुआ तो जिस ऑर्गन के पास, जिस बॉडी के पास, जिस निकाय के पास शक्तियां संकेंद्रित हो जाएंगी वो निरंकुश हो सकता है। और यदि वो निरंकुश हो गया तो क्या होगा? आम जनता को बहुत समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? एक बड़ा प्रश्न है कि भाई कोई भी शासक हो, निरंकुश हो, टायरेंट हो, मनमाना व्यवहार करता हो, हमें क्या समस्या है? हम आम जनता हैं, शासक तो शासक होता है, तो समस्या है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये से इस कारण से थ्रेट टू लिबर्टी होता है, मतलब आम नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है। ऐसा मॉन्टेस्क्यू ने विचार दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो सरकार के तीनों अंग होते हैं, आपको पता भी है सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं। विधायिका, कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। अब मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि न्यायपालिका के पास न्यायिक शक्तियां होनी चाहिए, कार्यपालिका के पास कार्यपालिकीय शक्तियां होनी चाहिए और विधायिका के पास विधि निर्माण की शक्तियां होनी चाहिए। और तीनों की शक्तियों में किसी प्रकार का ओवरलैपिंग, अतिक्रमण अथवा अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा तभी आम जनता की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेस्क्यू ने बहुत ही रिजिड तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से, मतलब पूरी कठोरता के साथ इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि किसी भी प्रकार का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। जब हम इस डॉक्ट्रिन को, यानी कि इस अवधारणा को भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें पाते हैं कि भारतीय संविधान में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को यथावत तो नहीं किंतु कुछ संशोधनों के साथ ग्रहण किया गया। लेकिन उसके पहले हम बात करना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा लिखित संविधान है जिसने इसे पूरी तरह से सबसे पहले आत्मसात किया, किंतु जैसे ही उसने आत्मसात करना चाहा एक समस्या आ गई उसके सामने। संरचनाएं कुछ ऐसी बनती हैं सरकार के तीनों अंगों की कि पूरी तरह से विभाजन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका को चाहे जितना अलग रखें, लेकिन ये तो विधायिका ही है ना जो कानून बनाएगी। और अगर उसने कानून बनाया और कार्यपालिका को बोला कि भाई तुम इसको इंप्लीमेंट करो, क्रियान्वित करो, तो उसके सामने एक समस्या ये है कि अगर मान लो उस कानून में कोई इफ वट है तो कार्यपालिका उसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। इस कारण एक बदलाव किया गया, संरचना के कारण एक छोटा सा बदलाव किया गया और वो बदलाव ये रहा कि
इस संशोधन के साथ शक्ति पृथक्करण को लागू किया अमेरिकी सिद्धांत में, और उस संशोधन का नाम उन्होंने दिया चेक एंड बैलेंसेस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। जब उन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत इसमें समायोजित कर लिया तो इसे लागू करना अत्यंत आसान हो गया, बहुत सरल, और फिर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब उन्होंने जब इसको इंप्लीमेंट किया तो दुनिया के अनेक अन्य देशों ने भी, जिनके लिखित संविधान हैं, उन्होंने भी इसे इसी प्रकार के संशोधन के साथ शामिल किया। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होगी, और इसे रेफरेंस माना जाता है, संदर्भ माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो पृथक करने का ये प्रावधान अनुच्छेद 50 में किया गया, ये वास्तव में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर ही किया गया है, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अब यहां एक बात फिर आई कि अब हमने जब चेक एंड बैलेंस को समायोजित किया है, नियंत्रण एवं संतुलन को समायोजित किया है, तो नियंत्रण एवं संतुलन को कैसे समायोजित किया? नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा को कैसे समायोजित किया? तो कहा गया कि मान लो जो न्यायपालिका है, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का संविधान जो व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था में एक बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका को विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों के पुनरावलोकन की शक्ति है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य का अवलोकन करने की शक्ति भी न्यायपालिका के पास है। अब देखिए, विधायिका के काम, कार्यपालिका के काम, दोनों के कामों में अगर न्यायपालिका को शक्ति मिल गई है, तो इसका मतलब तो यह भी हो सकता है ना कि न्यायपालिका उन दोनों की शक्तियों का अतिक्रमण कर ले, और अगर उन दोनों की शक्तियों का अतिक्रमण कर लिया तो टायरेंट हो सकती है। और एक बड़ा जोक आया था कुछ दिनों पहले, जब पाकिस्तान में श्रीमान मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बने, तो आपको पता होगा कि चौधरी इफ्तिकार अहमद फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुशर्रफ साहब के साथ शक्ति के बीच, दोनों की शक्तियों के बीच खूब मतभेद हुए। उन्होंने चौधरी इफ्तिकार अहमद को नज़रबंद कर दिया। लगभग लोकतांत्रिक दुनिया के इतिहास में ये पहला वाकया था जब फेडरल कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़रबंद कर दें, पहला वाकया। बाद में जब मुशर्रफ की शक्तियां कमजोर हुई, चौधरी इफ्तिकार अहमद फिर बने चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट। उन्होंने मुशर्रफ के पीछे कानून लागू करने की कोशिश की और मुशर्रफ साहब देश छोड़ के भाग गए। तो ऐसे में क्या होगा कि न्यायपालिका तो वैसे भी कुछ चुने हुए लोगों से बनती है, चुने हुए भी नहीं कहेंगे उनको, बल्कि उनको कहेंगे नियुक्त लोगों से, अपॉइंटेड लोगों से न्यायपालिका बनती है। और अगर नियुक्त लोग हैं, थोड़े से हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भारत में इस समय 31 जज हैं, 2 और बढ़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। 33 लोगों का आपस में मिलना, एक मत होना और फिर शक्ति पर कब्जा कर लेना बड़ा आसान है। इसीलिए नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा लाई गई, और जब नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा लाई गई तो उसमें व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई जज कुछ भी गलत करेगा, कुछ भी, तो उसे हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। विधायिका के लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा देंगे। कार्यपालिका के लोग कुछ गलत करते हैं तो विधायिका में ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वो हटाए जाएंगे। पूरी की पूरी विधायिका कुछ गड़बड़ करती है तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, जनता जनार्दन के पास पॉलिटिकल मैंडेट देने की पावर है और उन सब को उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जब आपातकाल लागू कर दिया तो उसके बाद के चुनाव में भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया था, और
कई पार्टियों के एकीकरण से जनता पार्टी का जो गठन हुआ था उसकी सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से नियंत्रण और संतुलन को बना करके फिर शक्तियों को पृथक किया गया है और इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत के संविधान में भी लागू किया गया है। और आप सबको जान करके ये खुशी होगी कि अब पॉलिटिशियंस यानी कि राजनीतिज्ञ इस अवधारणा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये संविधान के मूल ढांचे का अंग है, इसलिए इसमें कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है।